चलो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एक टॉपिक जो हम लोग पिक करे हैं, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड। इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या देखा है? इसके लिए हम लोगों ने देखा है कि इसके क्रॉस जो आउटपुट हमारा रेजिस्टिव लोड है, इसके क्रॉस की वोल्टेज की वेवफॉर्म क्या होगी, उसके थ्रू जो करंट जा रही है उसकी वेवफॉर्म कैसी है, सप्लाई करंट की वेवफॉर्म क्या है, और वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर की वेवफॉर्म कैसी है। ये वेवफॉर्म 4 हम लोगों ने क्यों पिक की थी? क्योंकि एग्जाम में आपसे आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू पूछेगा, इसलिए हम लोगों ने आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉ किया है। सेम एज करंट की पूछ सकता है कि जो आपने आउटपुट करंट ड्रॉ की है, वेवफॉर्म ड्रॉ की है, या लोड में जो करंट जा रही है उसकी एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू आप कैलकुलेट करके बता दो या उसकी वेवफॉर्म ड्रॉ कर दो। सेम एज एप्लीकेबल टू सप्लाई करंट, ठीक है। और एक हम लोगों ने एडिशनली ड्रॉ किया था वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर। इसका क्यों इसको ड्रॉ किया था? इसका मीनिंग ये है कि जब हमें सर्किट टर्न ऑफ टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम जब हमें कैलकुलेट करना होगा, तो हमें क्या चाहिए होगा कि किसी भी एक थायरिस्टर के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज, किसी भी थायरिस्टर के क्रॉस का जो वोल्टेज है वो हमें चाहिए होगा ड्रॉ करना। उसी की हेल्प से, उस वेव फॉर्म की हेल्प से उसको देख के हम लोग बता पाएंगे कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या है फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट। तो हमें करना क्या है कि आप पहले किसी भी एक थायरिस्टर के क्रॉस और उसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ कर लो, और ये देख लो कि वो थायरिस्टर कितनी देर रिवर्स बायस है, कितने इंटरवल के लिए वो रिवर्स बायस है। वो जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो टाइम ड्यूरेशन हमें बताएगी सर्किट टर्न ऑफ टाइम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आउटपुट वोल्टेज इंपॉर्टेंट है और आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तीसरा, वो इस पे एक न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल किया था। इसमें फायरिंग एंगल का डिले पूछ सकते हैं, या आपसे बोल दे कि सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, फायरिंग एंगल हमने 90 रखा, 50 रखा, 40 रखा, तो आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या होगी, आरएमएस वैल्यू क्या होगी, ये पूछ सकता है। फोर्थ जो कैलकुलेशन एडिशनली हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान में रखना, जो एडिशनल दो कैलकुलेशन है, एक थर्ड है सर्किट टर्न ऑफ टाइम किया था, और फोर्थ हमारी जो कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं वो कैलकुलेशन है पावर फैक्टर की। ये एडिशनल कैलकुलेशन है, यूनिवर्सिटी में बहुत ही रेयर है कि ये पूछा जाता है, फिर भी हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें निकालना होगा पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर निकालते समय आपको बस इतना ये ध्यान में रखना है कि जो भी पावर का हम लोग ट्रांसफर करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, चाहे आप मशीन की बात कर रहे हो, ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो, एप्लीकेबल टू यहाँ पे भी रेक्टिफायर के केस में, अगर हम लोग कोई भी पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं या रेक्टिफाई कर रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि एसी पावर में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एक्टिव पावर और एक रिएक्टिव पावर। तो जो भी पावर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं वो केवल और केवल क्या होगी, एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। दैट मीन्स होगा क्या कि अगर हमारा ये सपोज एक रेक्टिफायर सर्किट का ब्लॉक डायग्राम है, इसको केवल ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक इनपुट पावर होगी और एक आउटपुट पावर होगी, एक इनपुट पावर है और एक आउटपुट पावर है। इनपुट पावर हमारा एसी है और आउटपुट पावर हमारी डीसी है। इनपुट पावर हमारी एसी, आउटपुट पावर हमारी डीसी। तो हम लोग बेसिकली कन्वर्ट करके आ रहे हैं। आपने जब भी डीसी के लिए पढ़ा होगा तो इसमें कोई फर्दर दो कंपोनेंट आप नहीं पढ़ रहे होगे कि एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है। वो क्यों नहीं होती है वो बात का डिस्कशन है, कभी और टाइम मिलेगा तो उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें डीसी में हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं कि यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। लेकिन एसी में हमें पता है कि दो पावर होती है, दो कंपोनेंट है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो ध्यान में रखना, एसी से जो पावर कन्वर्ट हो रही है डीसी में, ये केवल कन्वर्ट क्या हो रही है, एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर कन्वर्ट नहीं हो रही। रिएक्टिव पावर का काम क्या है, वो सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टू सोर्स केवल ट्रेवल करेगी, और एक तरीके से वो कैरियर का काम करती है, ठीक है। जैसे आपको कहीं पे कोई सामान, गुड्स कहीं पे भेजना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो हमारे पास एक ट्रक है, उस पर हमने सामान रख दिया, तो ट्रक क्या कर रहा है, उस सामान को ले जाके डेस्टिनेशन पे छोड़ रहा है और ये वापस आ जा रहा है। उसी तरीके से रिएक्टिव पावर होती है, एक्टिव पावर को डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी और ये वापस आ जाएगी, और इसका काम क्या रहेगा, ये केवल घूमती रहेगी।
तो यहाँ पे हमें ये कंफर्म करना है या ये कॉन्सेप्ट बताना है कि एसी से डीसी में जो पावर हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे हैं वो क्या है, हमारी एक्टिव पावर। और हमेशा जो पावर कन्वर्ट हो रही है हम लोग ये मान के चलना है रेक्टिफायर हमारा आइडियल है, तो दैट मीन्स कोई भी इंटरनल लॉसेस नहीं हो रहे होंगे। और कोई भी अगर इंटरनल लॉसेस नहीं हो रहे होंगे तो इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो हमारी इनपुट पावर है वो किसके इक्वल होने वाली है, आउटपुट पावर के। क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, आइडियल। हमारा सिस्टम क्या है, आइडियल। और आइडियल के केस में क्या होगा, आइडियल के केस में कोई भी इंटरनल पावर लॉस नहीं है, कोई भी इंटरनल पावर लॉस नहीं है। और अगर कोई लॉस नहीं है तभी ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। ठीक है, तो यहां से अगर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो इनपुट पावर हमारी क्या होगी, Vs सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई करंट और cos फाई इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। यहाँ पे हमें ये पता है कि ये जिस जो पोर्शन लिखा है हमने, हम केवल ट्रांसफर किसको कर पा रहे हैं, एक्टिव पावर को, इसलिए ये हमारा क्या है, एक्टिव पावर। ठीक है, और ये इस साइड हमारी डीसी पावर है, तो यहाँ पे हमें बात करने की जरूरत नहीं है कि क्या हमारी रिएक्टिव पावर होगी और क्या हमारी एक्टिव पावर होगी। तो इसी फार्मूले से ध्यान में रखना, ये जो फार्मूला हमने लिखा है इसी फार्मूले से पूरे रेक्टिफायर के डिस्कशन में, दैट मीन्स पूरी थर्ड यूनिट में हमें कैलकुलेट करना होगा क्या हमारी सर्किट का पावर फैक्टर है। ठीक है, सर्किट का क्या पावर फैक्टर है, सिंपल यही फार्मूला है, Vs Is cos फाई। दैट मीन्स इनपुट साइड की एक्टिव पावर को हम लोग इक्वल कर रहे हैं आउटपुट डीसी पावर के। ठीक है, इस फार्मूले को लगाने, सर आउटपुट आउटपुट जो मिलेगा वो डीसी के फॉर्म में मिलेगा। हाँ आउटपुट यहाँ पे आप वेव फॉर्म देख के आपके दिमाग में डाउट हो रहा होगा ये परफेक्ट डीसी तो नहीं है, ये पल्सेटिंग डीसी है, ये डाउट आ रहा है। हाँ अगर ये डाउट आ रहा है तो देखो यहाँ अगर ये वेव फॉर्म आप देख रहे होगे तो परफेक्ट डीसी नहीं है, लेकिन बेटा ये एसी भी नहीं है। परफेक्ट डीसी तो नहीं है लेकिन एसी तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो जनरली होता है कि हम लोग करते क्या है कि इसके साथ में फिल्टर अटैच करके इसको परफेक्ट डीसी के क्लोज हम लोग इसको इक्वल कर लेंगे। ठीक है, और जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ध्यान में रखिएगा बीटेक लेवल पे जब भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए कि एक बेसिक चीज हमें समझ में आ जाए। अदरवाइज जब हम सर्किट डिजाइन कर रहे होंगे तो जो चीज हम ये डिस्कस कर रहे हैं ये सारी एप्लीकेबल नहीं है, फिर हमें वहां पे थायरिस्टर की भी मॉडलिंग एक्चुअल प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। उसके क्रॉस का जो फॉरवर्ड कंडक्शन ड्रॉप है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सोर्स का इंडक्टेंस है, सोर्स का रेजिस्टेंस है, सारी चीज की मॉडलिंग करके फिर हम लोग वहां से चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो डायरेक्टली फर्स्ट टाइम जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, बस इसको इजीली पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिंपल वे में पढ़ लेते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक बन जाए। इसके बाद इसमें जो भी चेंजेस करते रहेंगे बाद में करते रहेंगे। दैट मीन्स वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे या पीएचडी लेवल पे होगा, या जब आप कोई रिसर्च इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे होगे, आर&डी में जा रहे होगे तब करोगे। अभी यहाँ पे बिल्कुल एक बेसिक समझना है यहाँ पे। तो ध्यान में रखना है एक्टिव पावर इनपुट साइड की इक्वल कर रहे हैं हम लोग आउटपुट पावर की डीसी वैल्यू से। ये हमेशा, अब पहले यहाँ पे इसको आगे बढ़ने के पहले हम लोग ये समझ लें कि ये डिपेंड करता है लोड पे। ध्यान में रखना ये डिपेंड करेगा लोड पे, ये डिपेंड करेगा लोड पे कि ये डीसी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, ये डिपेंड करेगा लोड पे। तो लोड हम लोग जो यहाँ पे कवर करेंगे रेक्टिफायर के केस में, एक होगा हमारा रेजिस्टिव लोड, एक होगा हमारा रेजिस्टिव लोड, एक हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएल लोड, और तीसरा हमें जो डिस्कस करना है फॉर डीसी मोटर। तो डीसी मोटर की मॉडलिंग हम लोग करते हैं आर एल और ई लोड के तरीके से। तो इन तीन लोडों के लिए हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब देखो यहां से इसमें चेंज क्या होने वाला है, यहाँ से इस डीसी वैल्यूज में चेंज क्या होगी, ये वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, और हर एक केस में डीसी वैल्यू ही लिखनी है या वैल्यू कुछ चेंज होंगी ये देख रहे हैं। लेकिन सिंपल फार्मूला हमारा ये है, एक्टिव पावर को हम लोग जनरली इक्वल टू किसके करेंगे, डीसी पावर के। अगर थोड़ा कहीं पे चेंज होने वाला है तो ये अब ये केस हम लोग डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे क्या चेंज होगा। पहला केस हम लोग लेके चलना है कि जब लोड हमारा रेजिस्टिव है,
उस समय आउटपुट पावर हमें कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर लोड हमारा रेजिस्टिव कनेक्टेड है तो आपको इसके क्रॉस का वोल्टेज पता हो सकता है, डिपेंड करेगा सर्किट पे। इसके क्रॉस की करंट आपको पता हो सकती है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे कि आउटपुट पावर हमें कैसे कैलकुलेट करनी है। तो आउटपुट पावर का एक फार्मूला आपको पता है, अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज पता है तो V²/R, अगर उसके थ्रू की करंट पता है तो I0² × R। ये दो फार्मूले हमें पता है, ये ध्यान में रखना। अभी जिस स्टूडेंट ने पूछा था डाउट वाला, उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। ये परफेक्ट डीसी नहीं है हमारी, पल्सेटिंग डीसी है। तो यहाँ पे इसकी कुछ आरएमएस वैल्यू भी होंगी और कुछ एवरेज वैल्यू भी होंगी। तो रेजिस्टेंस के केस में ध्यान में रखना, क्योंकि वेवफॉर्म हमारी परफेक्ट डीसी नहीं है, वेवफॉर्म हमारी परफेक्ट डीसी नहीं है। तो रेजिस्टेंस के केस में जब भी हमें उसके क्रॉस पावर निकालनी है कि वो रेजिस्टेंस कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो आप हमेशा दिमाग में रखो, चाहे सर्किट एसी हो या डीसी हो, सर्किट एसी हो या डीसी हो, वेवफॉर्म आइडियल साइनोसोडल हो या परफेक्ट डीसी हो, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आपको हमेशा क्या लेके चलना है, उसकी आरएमएस वैल्यू, उसकी लेके चलनी है आरएमएस वैल्यू। क्योंकि अगर परफेक्ट डीसी होगी, अगर वेवफॉर्म आउटपुट वोल्टेज या करंट की वैल्यू भी वेवफॉर्म परफेक्ट डीसी हो गए, तो ऑटोमेटिकली परफेक्ट डीसी के लिए एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू इक्वल आएगी। तो कैलकुलेशन में कोई भी गलत होने वाली नहीं है। हाँ, अगर वेवफॉर्म परफेक्ट डीसी नहीं है तो एवरेज वैल्यू वेवफॉर्म की अलग आएगी और आरएमएस वैल्यू वेवफॉर्म की अलग आएगी। रेजिस्टेंस में जो भी पावर एब्जॉर्ब होती है, उसके लिए जब हम लोग पावर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमेशा हमें लेके चलनी है आरएमएस वैल्यू, ये ध्यान में रखना। ठीक है, सेम डिस्कशन हमारा आरएल लोड के लिए भी वैलिड है। ये सेम डिस्कशन जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे किया है आरएल लोड के लिए भी वैलिड है। यहाँ पे इंडक्टेंस का कोई भी पार्ट हमें इंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं जो लोड हमारा लगा रहा है वो प्योर आइडियल है। आइडियल के केस में केवल रेजिस्टेंस ही पावर एब्जॉर्ब करेगा, इंडक्टर कोई भी पावर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, आइडियल है। वो केवल फेज डिफरेंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा इनपुट साइड में, और आउटपुट की वेवफॉर्म की करंट की वेवफॉर्म को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट या उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा। कंडक्शन टाइम बढ़ाएगा, डिले होगा, वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में देख लेंगे। थर्ड हमारा जो लोड है वो है डीसी मोटर। अगर डीसी मोटर का लोड कनेक्टेड होगा तो इस केस में हम लोग पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लोड हो गया है आर एल और ई का। तो यहाँ पे अगर हमारा आर एल और ई का लोड है तो इन जनरल हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, यहाँ से इसके थ्रू की करंट। वोल्टेज की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज फिर हमें ईच एलिमेंट के क्रॉस का पता होना चाहिए। दैट मीन्स रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज है, इंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज है, और ये जो हमारा बैक ईएमएफ हमने कनेक्ट किया है ये तो हमें पता है। तो जनरली हम लोग यहाँ पे डीसी मोटर के केस में जब पावर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो करंट के थ्रू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ईजी होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग पावर कैलकुलेट करेंगे आउटपुट पावर, तो ध्यान में रखना रेजिस्टेंस के थ्रू कितना हो जाएगा, I0² × R। इंडक्टर हमारा आइडियल है, कोई भी पावर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बैक ईएमएफ, या बोल दें एक बैटरी। ठीक है, तो ये पावर कैलकुलेट इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे देखना केस क्या है कि कब हमें डीसी वैल्यू इन्वॉल्व करनी है, एवरेज वैल्यू, और कब हमें आरएमएस वैल्यू इन्वॉल्व करनी है। तो ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस आपका लोड, अगर लोड रेजिस्टिव है, वेव फॉर्म कैसी भी हो, एसी डीसी, आपको कुछ नहीं सोचना, आरएमएस डायरेक्टली लिख देना है। अगर परफेक्ट डीसी होगे तो ऑटोमेटिकली आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। लेकिन जब भी सिस्टम में बैटरी कनेक्टेड होगी, ध्यान में रखना, यहाँ पे जो बैक ईएमएफ है, कभी कभी हम लोग इसको बैक ईएमएफ बोलेंगे, समटाइम्स हम लोग इसको बैटरी भी बोल देंगे। तो जब भी यहाँ पे पावर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं बैटरी के थ्रू, दैट मीन्स बैटरी के अगर दिमाग में रखोगे चार्जिंग करनी है, तो चार्जिंग हमेशा क्या होगी, एक डीसी वैल्यू से होगी। क्योंकि अगर 0 से 10 वोल्ट आपको प्लेट को चार्ज करना है, अपर प्लेट को और लोअर प्लेट के बीच का ईएमएफ आपको 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 100 वोल्ट डेवलप करना है, तो आपको किसी एक प्लेट को चार्ज करना है।
और एसी के केस में क्या होगी, अपर एंड लोअर दोनों प्लेट इक्वली चार्ज हो रही होंगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी नहीं बढ़ने वाला अपर टू लोअर प्लेट का या लोअर टू अपर प्लेट का। तो बैटरी हमेशा चार्ज होगी डीसी वैल्यू से, इसलिए यहाँ पे करंट की हमें डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू लेनी रहेगी हमेशा। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जब न्यूमेरिकल में कोई एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी कनेक्ट कर देगा और आपसे पावर फैक्टर या आउटपुट पावर पूछेगा, तो आपको ये फार्मूला वहां पे यूज करना पड़ेगा। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है, अगर लोड रेजिस्टिव है तो आरएमएस वैल्यू यूज करनी है, चाहे आप वोल्टेज यूज कर रहे हो कैलकुलेशन के लिए या करंट यूज कर रहे हो। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो आपको डीसी वैल्यू यूज करनी है, चाहे आप वोल्टेज यूज कर रहे हो कैलकुलेशन के लिए या करंट की वैल्यू यूज कर रहे हो कैलकुलेशन के लिए। अब हम लोग अपने पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, जो हमारा पॉइंट है पावर फैक्टर। तो हमें ये पता है कि हमने क्या किया है, शुरू में इनपुट जो पावर है उसको इक्वल कर दिया है आउटपुट पावर के, ठीक है, आउटपुट पावर के। यहां पे हमने इनपुट पावर को लिखा है Vs Is cos phi, आउटपुट पावर V0 और I0। आप रेजिस्टेंस के टर्म में भी लिख सकते हो, गलती नहीं होगी, लेकिन V0 I0 के टर्म में यहाँ पे कैलकुलेशन इजी है, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। क्योंकि सर्किट हमारा क्या था, एक थारिस्टर कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और ये सप्लाई वोल्टेज कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस है। इसके क्रॉस का हमें वोल्टेज भी पता है, इसके थ्रू हमें करंट भी पता है, इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप कोई भी फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हो आउटपुट पावर कैलकुलेट करने के लिए। V0 स्क्वायर बाई आर लगा सकते हो, I0 स्क्वायर इंटू आर लगा सकते हो, और डायरेक्टली हम लोग ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं V0 इंटू I0, ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला यहाँ पे यूज करना ज्यादा ईजी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको लगा रहे हैं। अब पहले जब भी कैलकुलेशन करना तो देखना क्या इसमें हमेशा ट्राई करना, ये सप्लाई करंट और आउटपुट करंट क्या कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, हमेशा ये ध्यान में रखना जब भी किसी भी सर्किट के लिए कैलकुलेट करना। तो ये कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी वेवफॉर्म आउटपुट करंट की और सप्लाई करंट की। तो हम लोग वेवफॉर्म देख लेते हैं जो हमने ड्रॉ की है। तो यहां से देखो, अगर ये वेवफॉर्म देख रहे होगे, आउटपुट करंट की और सप्लाई करंट की वेवफॉर्म सिमिलर है कि नहीं, प्लीज रिप्लाई यस या नो। फॉर दिस सर्किट आउटपुट करंट और सप्लाई करंट की वेवफॉर्म सिमिलर है कि नहीं, प्लीज रिप्लाई यस या नो। यस सर। दैट मीन्स होगा क्या, आप चाहे आउटपुट करंट की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो या आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो, वो दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी, क्योंकि दोनों वेवफॉर्म क्या है, सेम है। तो हम लोग अब बैक टू द पॉइंट आ रहे हैं, टॉपिक के फॉर्मूले पे आ रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज हम लोग यूज करने वाले हैं, हमारा लोड कैसा है, रेजिस्टिव है, लोड हमारा है रेजिस्टिव। तो हम लोग ये वैल्यूज जो यूज करने वाले हैं वो यूज करेंगे आरएमएस वैल्यू, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता है कि सप्लाई करंट और आउटपुट करंट की वेवफॉर्म सेम है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल। फॉर दिस सर्किट हम लोग यहाँ पे आउटपुट करंट और सप्लाई करंट को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की वेवफॉर्म सेम है। आप चाहे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करोगे चाहे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो इक्वल आएगी। तो यहाँ से हमारा कॉस फाई अगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, V0 अपॉन Vs। और हमको ये भी पता है हमें V0 की वैल्यू क्या चाहिए, आरएमएस, और ये सप्लाई साइड की है तो ये हमेशा क्या होगी, आरएमएस। दैट मीन्स बस अब हमें करना क्या है, आउटपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म आ रही है उसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लें और सप्लाई करंट की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो हमें इस सर्किट का पावर फैक्टर पता चल जाएगा। तो V0 की जो एवरेज वैल्यू थी, सॉरी आरएमएस वैल्यू थी, ये हम लोग कैलकुलेट किए थे, क्या थी ये, Vm अपॉन 2 पाई, सॉरी आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे हैं, हमने एवरेज वैल्यू नहीं लिखना है, Vm अंडर रूट 2 बीटा माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा अपॉन
8 पाई। आरएमएस वैल्यू यही कैलकुलेट की थी, याद है ना? ये सॉरी, ये फार्मूला है, यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, तो बीटा की जगह हमें पुट करना है पाई। बीटा की जगह में पुट करना था पाई, क्योंकि जो वोल्टेज की वेवफॉर्म हमारी जा रही थी, ये है वोल्टेज की वेवफॉर्म, ये अल्फा टू पाई, हमने इसको अल्फा टू पाई को इंटीग्रेट करना था। तो इस केस में ये जो वैल्यूज आएंगी आरएमएस वैल्यू आउटपुट की, ये हो जाएगी Vm अंडर रूट 2 पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 8 पाई। ये आउटपुट की आरएमएस वैल्यू है। अब बात कर रहे हैं सप्लाई करंट की आरएमएस वैल्यू। सप्लाई करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए देखना है सप्लाई वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमें पहले वेवफॉर्म देख लें। ये है हमारी सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म, ये प्योर साइनोसोडल है। अगर प्योर साइनोसोडल है तो इसका आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, अगर पीक वैल्यू इसकी क्या है Vm, अगर साइनोसोडल वोल्टेज की पीक वैल्यू Vm है तो उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होती है? प्लीज रिप्लाई एनीवन, आरएमएस वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। हैं? प्लीज बेटा फिर से रिपीट कर दो। Vm upon root 2। हाँ, Vm अपॉन रूट 2, गुड। दैट मीन्स अगर Vm हमें पीक वैल्यू पता है तो ये सप्लाई की हमारी क्या होती है, आरएमएस वैल्यू। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे आ रही है, तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है Vm 2 बीटा माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा माइनस साइन बूटा या साइन 2 बीटा अपॉन 8 पाई, आप इसको यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप जब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो प्योर साइनोसोडल के लिए आरएमएस वैल्यू हमेशा फिक्स होती है Vm अपॉन रूट 2। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स होगी Vm अपॉन रूट 2। इन्हीं दो वैल्यू का हमें यूज करना है, इन दो वैल्यू का यूज करना है, पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, ये हो गया cos फाई। आउटपुट की आरएमएस वैल्यू, आउटपुट की आरएमएस वैल्यू कितनी है, Vm अंडर रूट 2 पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 8 पाई और डिवाइडेड बाई Vm अपॉन रूट 2। ठीक है, तो यहां से अगर देख रहे होगे तो Vm से Vm हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और रूट 2 शायद मेरे ख्याल से अपर साइड में शिफ्ट होगा। तो कैलकुलेशन प्लीज एक बार चेक कर लेना, रनिंग में कैलकुलेशन गलती हो सकती है। तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा रूट 2 अंडर रूट 2 पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 8 पाई। इसमें कैलकुलेशन में कोई गलती है क्या, प्लीज बता दो। मेरे ख्याल से सही है, रूट 2 ऊपर चला जाएगा। हाँ, ये भी और कैलकुलेशन कर सकते हैं कि रूट 2 को इनसाइड ले लें, फिर और सिंप्लीफाई कर दे, तो उसको कर नहीं रहे हैं, अभी यही छोड़ रहे हैं हम लोग, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं इसको। अब यहां से देखो, ये जो cos फाई की वैल्यू आ रही है, आपको ये पता है कि अल्फा की वैल्यू 30, 20, 50 कुछ भी रखोगे तो ये कहीं से भी क्लोज टू 1 नहीं आने वाली, कहीं से भी क्लोज टू 1 नहीं आने वाली। दैट मीन्स रेक्टिफायर के केस में पावर फैक्टर यूनिटी नहीं होने वाला। पावर फैक्टर अगर यूनिटी नहीं होने वाला तो इन जनरल ये जो वैल्यू आएगी ये लेस देन होगी 1, लेस देन 1 होगी। पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, लैगिंग होगा, लैगिंग होगा। तो होगा क्या, जब भी सिस्टम से आप रेक्टिफायर सर्किट को कनेक्ट करोगे, किसी भी सिस्टम से रेक्टिफायर सर्किट को कनेक्ट करोगे, तो रेक्टिफायर सर्किट को हमेशा रिएक्टिव पावर की डिमांड होगी। तो रिएक्टिव पावर की जब हम लोग इसमें डिमांड होगी तो दैट मीन्स पावर क्वालिटी क्या होगी, खराब होगी। पावर क्वालिटी क्या होगी, खराब होगी। तो पावर क्वालिटी खराब हो रही है, इसकी रेमेडी क्या होगी, आपको एडिशनली रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करना पड़ेगा। चाहे आप
आउटपुट साइड में कंपनसेशन प्रोवाइड कराओ या इनपुट साइड में कंपनसेशन प्रोवाइड कराओ, ये डिस्कशन का अलग टॉपिक है कि किस साइड में हम लोग बेटर वे में प्रोवाइड करा सकते हैं रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। लेकिन आपको ओवरऑल एक रिएक्टिव पावर का कंपनसेशन रिक्वायर्ड होगा जब भी आप रेक्टिफायर सर्किट यूज करोगे। तो समटाइम्स क्या आता है कि अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि रेक्टिफायर सर्किट का ड्रॉबैक क्या है, अगर क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जा रहा है ड्रॉबैक क्या है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हमेशा रेक्टिफायर सर्किट को रिएक्टिव पावर की जरूरत होती है, हमेशा कंपनसेशन रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कई सारे आते हैं कि सिंगल फेज हाफ वेव वाले को हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं, फुल वेव क्यों यूज करते हैं, ये अदर डिस्कशन है। ये जब भी हम लोग फुल वेव वाले पढ़ लेंगे तब वहां से कंपेयर कर पाएंगे कि हाफ वेव वाला ज्यादा अच्छा है या फुल वेव वाला ज्यादा अच्छा है, किस केस में हार्मोनिक्स ज्यादा इंट्रोड्यूस होंगी, किस केस में हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस नहीं होंगी। ठीक है, तो एक बार फिर क्विकली हम लोग रिवाइज करते हैं। हमारा जो टॉपिक है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड, इसमें हमें क्या क्या समझने की जरूरत थी। ठीक है, सर्किट में सिंपल एक रेजिस्टिव लोड है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, एक कंट्रोलेबल स्विच है, यहाँ पे हम लोग थायरिस्टर यूज कर रहे हैं, आप कोई दूसरा भी कंट्रोलेबल स्विच यूज कर सकते हो, और सिंगल फेज की एक सप्लाई यूज कर रहे हैं। आपको डिस्कशन कैसे स्टार्ट करना है, आपको पहले सर्किट, कोई भी सर्किट गिवन होगा उसकी सर्किट की एनालिसिस करनी है। रेक्टिफायर सर्किट की एनालिसिस हमेशा होगी 0 टू पाई और पाई टू 2 पाई। सर्किट की एनालिसिस 0 टू पाई और पाई टू 2 पाई करनी है। इसके बाद 0 से पाई और पाई से 2 पाई इंटरवल में आपको ये देखना है कि कब थायरिस्टर हमारा ऑन हो सकता है, कब थायरिस्टर हमारा ऑफ हो सकता है। दैट मीन्स पहले 0 से पाई एक इंटरवल लोग हैं, उसमें डिस्कशन करने वाले हैं, देख रहे हैं कि थायरिस्टर हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। तो अगर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है तो थायरिस्टर ऑन भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है, तो आपको दोनों डिस्कशन करने हैं। फिर नेक्स्ट इंटरवल में जस्ट करो कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। अगर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में नहीं है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है, तो सिंगल एक डिस्कशन करना है, कब थायरिस्टर जब हमारा ऑफ हो। इसके बाद आपको एटलीस्ट आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करनी होगी और आउटपुट करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ करनी होगी। एडिशनली आप ड्रॉ करना चाहे तो आप सप्लाई करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हो और वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे सिंगल थायरिस्टर है तो हम लोगों ने एक सिंगल थायरिस्टर के लिए ड्रॉ किया है, अगर थायरिस्टर ज्यादा होंगे तो हर एक इंडिविजुअल थायरिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी होगी कि जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होने वाली है और उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होने वाली है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे, किसी भी एक थायरिस्टर के क्रॉस ऑफ वोल्टेज ड्रॉ कर लो, किसी भी एक थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉ कर लो और ये देख लो कि वो थायरिस्टर हमारा कितने इंटरवल के लिए हमारा क्या है, रिवर्स बायस है। दैट मीन्स सप्लाई वोल्टेज उसको कितने इंटरवल के लिए रिवर्स कर पा रही है। जितने इंटरवल के लिए रिवर्स होगा वो हमारा क्या होगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। इसको आप एंगल के फॉर्म में भी बता सकते हो और टाइम के फॉर्म में भी बता सकते हो, जैसी रिक्वायरमेंट होगी। लास्ट कैलकुलेशन हमारी हो रही है पावर फैक्टर की। फार्मूला आपको हमेशा यही यूज करना है, VS cos phi, दैट मींस इनपुट एक्टिव पावर को इक्वल करना है आउटपुट डीसी पावर के। कभी डीसी भी हो सकती है, कभी सम टाइम्स आपको ये वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी, डिपेंड करेगा लोड कैसा है। लोड अगर आप रेजिस्टिव ले रहे हो आपको हमेशा यूज करनी है आरएमएस वैल्यू। ध्यान में रखना, लोड अगर आप रेजिस्टिव ले रहे हो तो उसके क्रॉस पावर, सर्किट कोई सा भी हो, उसके क्रॉस सप्लाई कैसी भी हो, डीसी हो एसी हो डजंट मैटर, आप आरएमएस वैल्यू निकालो। परफेक्ट डीसी होगी तो उसकी आरएमएस वैल्यू ऑटोमेटिकली डीसी वैल्यू के इक्वल ही आएगी। ये कैसे होगा, ये जब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक हमारा आगे बढ़ जाएगा और जब इसके हम लोग परफॉर्मेंस इंडेक्सेस पढ़ेंगे, पैरामीटर्स पढ़ेंगे, फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, ये सब, तो वहां पे समझेंगे कि कैसे एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी यही रखो कि रेजिस्टिव लोड है तो उसके क्रॉस आपको जो पावर निकालनी है वो होगी आरएमएस वैल्यू के थ्रू।
अगर डीसी मोटर का लोड है, दैट मीन्स एक जनरल लोड हम लोग लगा रहे हैं, एक जनरल लोड हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, लोड क्या है, आर, एल और ई का। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस आप जब पावर निकालोगे तो आरएमएस वैल्यू यूज करोगे, चाहे आप करंट की वैल्यू यूज कर रहे हो या वोल्टेज की वैल्यू, दोनों की आपको आरएमएस वैल्यू पता होनी चाहिए। और बैटरी के थ्रू जब पावर निकालेंगे कि बैटरी कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रही है या डिलीवर कर रही है, डिपेंड करेगा केस टू केस। बैटरी कितनी पावर हमारी एब्जॉर्ब कर रही है सर्किट में या डिलीवर कर रही है, उस केस में आप वैल्यू कौन सी यूज करोगे, डीसी। ये है न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस के केस में आरएमएस वैल्यू यूज करनी है और बैटरी के केस में डीसी वैल्यू यूज करनी है। फिर सिंपली आपको यही फार्मूला लगाना है, वी आई कॉस फाइव, वी नॉट और आई नॉट। हमारा जो केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लोड हमारा रेजिस्टिव है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं आरएमएस वैल्यू। तो पहले ये देखेंगे कि क्या हम लोग सप्लाई करंट और सप्लाई करंट और आउटपुट करंट को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि इनके आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट और सप्लाई करंट की वेवफॉर्म। तो ये देख के इस सर्किट में हमें पता चल रहा है कि आउटपुट करंट और सप्लाई करंट की वेवफॉर्म सेम है, दैट मींस इनकी सारी वैल्यूज सेम होंगी। इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग आउटपुट करंट और सप्लाई करंट की वेवफॉर्म को कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल करने के बाद सिंप्लीफिकेशन हमारा क्या आ रहा है, cos फाइव वी नॉट अपॉन वी एस। आरएमएस वैल्यू आउटपुट की लिख दी, आरएमएस वैल्यू सप्लाई करंट की लिख, सप्लाई वोल्टेज की लिख दी, कैंसिल आउट कर दिया और सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारा cos फाइव आ गया। इस एक्सप्रेशन को देख के हमें समझ में आ रहा है कि वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी और cos फाइव कभी 1 से ज्यादा होगा नहीं, दैट मीन्स वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी, पावर फैक्टर हमारा लैगिंग रहेगा। और जब पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग रहेगा तो रिएक्टिव पावर की हमेशा सर्किट को डिमांड रहेगी, रिएक्टिव पावर की सर्किट को हमेशा क्या रहेगी, डिमांड रहेगी। तो जब भी कहीं पे भी हम लोग ये सर्किट यूज कर रहे होंगे तो ध्यान में रखना आपको रिएक्टिव पावर कंपनसेशन की रिक्वायर्ड होगी। आप चाहे इनपुट साइड में कंपनसेट करो या आउटपुट साइड में कंपनसेट करो, ये डिस्कशन का अलग पॉइंट है कि किस साइड में पावर का कंपनसेशन ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इनपुट साइड में करें या आउटपुट साइड में करें, लेकिन आपको रिएक्टिव पावर कंपनसेशन हमेशा रिक्वायर्ड रहेगा इन केस ऑफ अगर आप यूज कर रहे हो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का डिसएडवांटेज क्या है, तो मेन डिसएडवांटेज इसका यही है कि हमेशा इसको रिएक्टिव पावर कंपनसेशन की रिक्वायर्ड होगी। एक तरीके से ये सिस्टम पे रिएक्टिव पावर बर्डन का काम करेगा, हमेशा बिहेव करेगा एज ए बर्डन फॉर रिएक्टिव पावर, और ये पावर क्वालिटी भी खराब करेगा। ठीक है, इसके बाद इसके और सर क्या बीटा फर्दर। को पाई से, हाँ, बीटा को पाई से क्यों रिप्लेस किए सर? ये हमने बेटा निकाला है आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, तो इसके लिए हमें आउटपुट की वो निकालनी पड़ेगी, आउटपुट की वेवफॉर्म देखनी पड़ेगी। तो ये आपको यहाँ पे आउटपुट की वी नॉट विजुलाइज हो रहा है ना। यस। तो देखो अगर इसका टाइम पीरियड निकालेंगे तो ये कितना है, 0 से 2 पाई, इसमें मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा। नो। ठीक है, 0 से ये है हमारा 2 पाई। और इसके बाद अल्फा और बीटा होते क्या है, अल्फा और बीटा क्या होते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जहां पे आपको वोल्टेज मिल रहा हो, जिन दो लिमिट के बीच में वोल्टेज आपको मिल रहा हो वो है अल्फा और बीटा। तो अल्फा से मिल रहा है, ठीक है, आपको वोल्टेज कहां से मिल रहा है, अल्फा से मिल रहा है, और कहां तक मिल रहा है, पाई तक। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, पाई तक। ठीक है, तो इसलिए अल्फा यस। और बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा की तो एज इट अल्फा लिख दी, बीटा की जगह हमने पाई रख दिया। ठीक है, तो ये यहाँ से आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो ये पूरा हमारा डिस्कशन है फॉर द सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड। नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी शेड्यूल होगी उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इसी सर्किट में, अगर हम लोग इस सर्किट में आरएल लोड लगा देंगे तो कहाँ पे क्या चेंजेस आने वाले हैं, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज होगा, आउटपुट करंट कैसे चेंज होगी, उसकी वजह से सप्लाई करंट कैसे चेंज हो रही होगी, और उसके ही वजह से वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर क्या चेंज होगा। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे आउटपुट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, आउटपुट की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, ट्राई करेंगे पावर फैक्टर निकालने की, ट्राई करेंगे सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालने का।
ठीक है, ये सारा डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। दैट मीन्स वेरिएशन क्या करने वाले हैं, रेजिस्टिव लोड की बजाय अब हम लोग लोड यू लगाएंगे रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव। ठीक है।